हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग कर चुके थे हेनरी लॉ की डेफिनेशन, हेनरी लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला और हेनरी कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज। अब हम लोगों को पढ़ना रहता है हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। देखो बच्चों ध्यान से एप्लीकेशन पढ़ते हैं। हेनरी लॉ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में यहाँ से कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से पढ़नी है। और हेनरी लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोगों को करवा चुका। हेनरी लॉ से रिलेटेड जितनी भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी सॉल्व करनी है। अगर कोई डाउट आप लोगों को आता है तो डाउट मेरे पास व्हाट्सएप करिएगा, वो डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा बच्चों। तो पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, सबसे पहली एप्लीकेशन बच्चों, सबसे पहली एप्लीकेशन इन द पैकिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बोतल्स। ये आप लोगों को प्लस 1 में भी बताई थी, शायद कुछ बच्चों को अभी याद आई हो। इन द पैकिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बोतल्स, जब भी हम सॉफ्ट ड्रिंक के किसी बोतल को पैक करते हैं तो वहां पे CO2 गैस को डिसॉल्व किया जाता है अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। लगभग 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व हो जाती है इन द सॉफ्ट ड्रिंक बोतल। देखो सॉफ्ट ड्रिंक बोतल में जो हम सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे इसके अंदर CO2 गैस डिसॉल्व की जाती है। प्रेशर लगभग 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा हम लोग अप्लाई करते हैं। 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से जो CO2 गैस है वो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और हम इसको पैक कर देते हैं। जैसे ही हम बोतल को ओपन करते हैं, प्रेशर कम होने की वजह से, प्रेशर कम होने की वजह से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर डिसॉल्व हुई है, जितनी CO2 गैस इसके अंदर डिसॉल्व हुई है, वो CO2 गैस रिलीज होना शुरू हो जाती है और सॉफ्ट ड्रिंक से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, इन द bottles of soft drinks, CO2 gas is dissolved. CO2 gas is dissolved under a pressure greater than 1 atmosphere। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट बच्चों, सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में भी हेनरी लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ऑक्सीजन गैस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो लंग्स के अंदर वो जब एंटर करेगी तो वहां ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू टिश्यूज। जब वो हमारी बॉडी में यूज होने के लिए आगे जाएगी, ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी तो लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वहां वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन जनरेट करती है। क्या बोल रहा हूं, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगी बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी बहुत आसानी से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल गेट ट्रांसफर्ड इन द टिश्यूज वेयर द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी वेरी लो। जहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे टिश्यूज में एंटर करेगी, जहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से ये डिसोसिएट हो जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर रिलीजिंग ऑक्सीजन गैस। ये डिसोसिएट होगा और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देगी, और ये ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी की सेल्यूलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में काम आएगी। ठीक है जी बच्चों। सो मैं सीधा लिख देता हूं, एज प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई इन लंग्स, so it will form oxy हीमोग्लोबिन इन लंग्स। तो लंग्स के अंदर क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, एंड दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीजेस ऑक्सीजन, एंड दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन releases oxygen
in tissues where pressure of oxygen is low, where pressure of O2 is low, जो ऑक्सीजन का प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, ये वहां डिसोसिएट हो जाएगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, दोबारा से टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, सो इट विल रिलीज O2 in tissues where pressure of oxygen is low. So in this way it will control our cellular activities, हमारी बॉडी की सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में काम आती है ये एप्लीकेशन। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन देखो से, थर्ड एप्लीकेशन क्या बच्चों, थर्ड एप्लीकेशन यूज होती है, नोट कर देना बच्चों इसको, थर्ड एप्लीकेशन यूज होती है डीप सी डाइवर्स, जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर जो लेके जाते हैं उसमें प्योरली ऑक्सीजन के बजाय साथ में नाइट्रोजन गैस भी रहती थी। आजकल उस नाइट्रोजन को रिप्लेस करना शुरू कर दिया हीलियम गैस से। उसका रीजन क्या है बताता हूँ। तो N2 प्लस O2 का मिक्सचर रहता था। सिचुएशन क्या होती थी कि जब वो डीप सी डाइवर्स समुद्र में अंदर की तरफ मूव करते थे बच्चों, सी में अंदर की तरफ मूव करेंगे तो वहां प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब भी हम अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो वहां प्रेशर बढ़ेगा, अर्थ के सरफेस से ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ मूव करेंगे बच्चों तो वहां पे प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जितना ऊंचाई पे जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, जितना नीचे की तरफ मूव करेंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर बढ़ता जाएगा बच्चों। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस हमारी ब्लड के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। अब ऑक्सीजन गैस तो यूज हो जाती है हमारी बॉडी की बाकी एक्टिविटीज में, N2 गैस कहीं यूज नहीं होती। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब डाइवर्स वापस मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो ऊपर की तरफ आते टाइम प्रेशर घटना शुरू होगा, और प्रेशर घटना शुरू होगा तो जितनी गैसेज हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हुई हैं वो वहां पे रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। अब O2 तो यूज हो चुकी, N2 एज इट इज बड़ी है, O2 तो डिसॉल्व होके यूज हो चुकी, N2 भी डिसॉल्व हो गई लेकिन वो यूज नहीं हुई कहीं बॉडी में। तो N2 एज इट इज बड़ी है तो वो N2 बाहर निकलने की कोशिश करती है। जब हम ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो वो N2 गैस जब बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो हमारी वेन्स के अंदर ब्लड में बबल्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं तो ब्लड के फ्लो में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, और अगर ब्लड के फ्लो में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी तो हमारी वेन्स के फटने का खतरा हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए डीप सी डाइवर्स के ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर की बजाय, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर की बजाय हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज करना शुरू कर दिया गया ड्यू टू लेस सोल्युबिलिटी ऑफ हीलियम। हीलियम कम सोल्यूबल होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो सोल्यूबल हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन हीलियम गैस सोल्यूबल ही नहीं होती। हीलियम गैस की सोल्युबिलिटी, हीलियम गैस का डिसोल्यूशन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जिसकी वजह से हीलियम को यूज करना शुरू कर दिया गया इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन। तो मैं लिख सकता हूं टू मिनिमाइज पेनफुल इफेक्ट ऑफ, to minimize painful effect of deep sea divers when N2 plus O2 mixture was used for breathing, this N2 gas is replaced by less soluble हीलियम गैस। ये जो N2 गैस है इसको मैंने लेस सोल्यूबल हीलियम गैस से रिप्लेस करना शुरू कर दिया। हाँ जी बच्चों, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने बोला कि जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड्स पे मूव करते हैं तो वहां प्रेशर कम होता जाएगा। हाई अल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम होता जाएगा तो अगर
जितने भी हाई अल्टीट्यूड्स के ऊपर रहने वाले प्राणी हैं, जितने भी हाई अल्टीट्यूड्स के ऊपर रहने वाले बंदे हैं, वहां बच्चों उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन गैस उनके ब्लड में प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाती है, और ऑक्सीजन गैस प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर ना जाने की वजह से उनका माइंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। बॉडी में माइंड की थिंकिंग प्रोसेस के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनको कई बार एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को बोला जाता है अनोक्सिया। अनोक्सिया नाम का डिसीज हो जाता है। उनका थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट हाई अल्टीट्यूड्स। वो क्यों लेस अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन गैस क्यों होती है? क्योंकि वहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता है। तो मैं लिख सकता हूं एट हाई अल्टीट्यूड्स, at high altitudes as partial pressure of O2 is low, so availability of oxygen gas of O2 गैस फॉर द पर्सन्स, किन पर्सन्स के लिए? लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड्स, लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड्स विल बी लो। उनकी ऑक्सीजन गैस की जो अवेलेबिलिटी है हाई अल्टीट्यूड्स पे रहने वाले पर्सन्स के लिए वो कम हो जाएगी। सो this creates a problem, in their thinking process। उनके थिंकिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू अ डिसीज कॉल्ड उसको क्या बोल दूंगा मैं, अनोक्सिया। एक बीमारी हो जाती है उनको अनोक्सिया नाम की। अनोक्सिया की वजह से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है उनके थिंकिंग प्रोसेस में। थिंकिंग प्रोसेस उनका स्लो हो जाता है। ठीक है जी बच्चों, ये थी कुछ एक एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये डीप सी डाइवर्स। और इससे पहले जो हम लोगों ने बात करी थी सेकंड एप्लीकेशन की, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लो। देखो जैसे बच्चों नोट्स साथ में बनाते रहना, सारी की सारी चीजें नोट करते रहना। जो भी प्रॉब्लम आए प्रॉब्लम शेयर किया करो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ठीक है जी बच्चों, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो जी बच्चों नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हाँ जी, पहली लिमिटेशन ये है, ये कह रहा है कि हेनरी लॉ हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। कहता गैस को आइडियली बिहेव करना चाहिए हेनरी लॉ के एप्लीकेशन के लिए। हेनरी लॉ तभी अप्लाई हो पाएगा अगर गैस आइडियली बिहेव कर रही है। और आइडियल बिहेव कब करती है? जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा। जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, तो गैस आइडियली बिहेव करेगी। ये बताया आप लोगों को 11वीं कक्षा में गैस कब आइडियली बिहेव करती है। The pressure should be, the pressure should be low and temperature should be high for a gas. That means gas should behave आइडियली। गैस को कैसे बिहेव करना चाहिए? आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहिए। हाँ जी, सेकंड पॉइंट क्या बच्चों, देखो जरा सेकंड पॉइंट ये है कि जो गैस हम किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट गैस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद दैट सॉल्वेंट। उस गैस को उस सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ना ही वो गैस सॉल्वेंट में जाने के
बाद एसोसिएट हो, ना ही वो गैस सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोसिएट हो। जैसे मैं बोल रहा हूं द गैस, एग्जांपल देखिए क्लियर करता हूं बच्चों, द गैस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट। अगर कोई गैस केमिकली रिएक्ट कर रही है किसी सॉल्वेंट के साथ तो हम लोग ये बोलेंगे कि वहां हेनरी लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया को जब मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूं, अमोनिया सॉल्वेंट हुआ, अमोनिया गैस को मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस होता है, आप लोग जानते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, अमोनियम आयन और क्या, OH माइनस आयन। तो अमोनिया वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट कर गया ना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अल्टीमेटली क्या बना लेगा, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये कह रहा है कि यहां हेनरी लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता, हियर हेनरीज लॉ कांट बी अप्लाइड, कांट बी अप्लाइड। जहां कोई भी गैस केमिकली रिएक्ट कर जाएगी किसी भी सॉल्वेंट के साथ तो वहां हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा, वहां हेनरी लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी बच्चों, ये कुछ एक लिमिटेशंस थी हेनरी लॉ की। एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस। एप्लीकेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, उनको ध्यान से पढ़ना। मैथमेटिकल फार्मूला आप लोगों को बता चुका था मैं, मैथमेटिकल फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करके देखना। तो जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था कि हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड की, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते थे, उसको पहला फैक्टर अफेक्ट कर रहा था बच्चों, फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा था सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड को, जो पहला फैक्टर अफेक्ट कर रहा था वो था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फर्स्ट फैक्टर वाज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा क्या, हेनरीज लॉ, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा हेनरीज लॉ डिटेल में। हाँ जी, जो सेकंड फैक्टर आएगा बच्चों, पहला फैक्टर क्या था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हाँ जी, सेकंड फैक्टर क्या था बच्चों, सेकंड फैक्टर लिखा था हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लिखा होगा आई थिंक सेकंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देख लेना मैंने पहले क्या सीक्वेंस रखी हुई थी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और जो लास्ट फैक्टर आता था वो था नेचर ऑफ गैस। चाहे आप इसको पहले लिख दो, वो कोई चक्कर नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करता हूँ। पहला फैक्टर हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने हेनरी लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला, हेनरी लॉ की डेफिनेशन, हेनरी लॉ में KH, हेनरी कांस्टेंट KH की प्रॉपर्टीज पढ़ी, सारी की सारी एप्लीकेशन और लिमिटेशन। इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके देखना, यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत आती है। अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद तीसरा फैक्टर डिस्कस करेंगे हम लोग, व्हिच विल बी नेचर ऑफ गैस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये कहता है कि अगर मैं किसी भी गैस को डिसॉल्व करता हूं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो गैस का डिसोल्यूशन किसी भी सॉल्वेंट में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। गैस का डिसोल्यूशन किसी भी सॉल्वेंट के अंदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। डिसोल्यूशन ऑफ एनी गैस, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो इस लाइन को। मैंने बोला डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन सॉल्वेंट will be exothermic process, will be exothermic process। कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। गैस का डिसोल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। गैस प्लस सॉल्वेंट जो कि कंबाइन करके यहाँ क्या बनाएगा बच्चों, सॉल्यूशन बनाएगा, कंबाइन करके बनाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, मतलब कौन सा प्रोसेस है, एक्सो। फॉरवर्ड एक्सो है, फॉरवर्ड क्या एक्सो, बैकवर्ड क्या हो जाएगा एक्सो। यानी कि गैस किसी सॉल्वेंट के अंदर जब डिसॉल्व होगी तो वहां पे हीट बाहर निकलेगी, ये कह रहा है। कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है जी बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो आप लोगों को बताया था कि टेम्परेचर का बढ़ाना कौन से प्रोसेस को फेवर करता है, टेम्परेचर का बढ़ाना एंडोथर्मिक प्रोसेस को फेवर करता है इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। और टेम्परेचर का घटाना एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फेवर करता है। टेम्परेचर का बढ़ाना एंडोथर्मिक प्रोसेस को फेवर करता है, टेम्परेचर का घटाना एक्सोथर्मिक प्रोसेस को
फेवर करता है। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों वार्म वाटर की, गर्म पानी की, गर्म पानी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है। वाटर किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्वेंट की तरह। ऑक्सीजन गैस किसकी तरह काम कर रही है? सॉल्यूट की तरह। ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया जब मैं KH के बारे में बात कर रहा था आप लोगों से। तो ऑक्सीजन जब वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, ऑक्सीजन की अमाउंट वार्म वाटर के अंदर, गर्म पानी के अंदर कम होती है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। क्यों भाई? क्योंकि गर्म पानी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां जो गैस है वो रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, सिस्टम से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। देखो, क्योंकि पहले ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। गैस जब सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती है ना, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो बैकवर्ड कौन सा होगा? एंड होगा। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देता हूं, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, पानी को गर्म किया, ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ, सॉल्यूशन बन गया ऑक्सीजन वाटर का। अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, पानी को गर्म करूं, टेम्परेचर को बढ़ाना कौन से प्रोसेस को फेवर करेगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस को फेवर करेगा। एंडो को फेवर करेगा टेम्परेचर का बढ़ाना, एंडो को फेवर करेगा मतलब सॉल्यूशन से ऑक्सीजन गैस और वाटर दोनों अलग होने शुरू हो जाएंगे। वाटर से ऑक्सीजन गैस रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करूंगा तो जो ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व हुई है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन गैस वाटर से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा कि वार्म वाटर के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है। इन वार्म वाटर O2 gas, amount of O2 gas will be low. Amount of O2 gas will be low as compared to cold water। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, गर्म पानी कर दिया, गर्म पानी करने से जो ऑक्सीजन उसके अंदर डिसॉल्व हुई थी वो बाहर निकल गई, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो गई गर्म पानी के अंदर। इसके कंपैरिजन में कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में जितनी हमारी लेक्स हैं, थर्मल पोल्यूशन की वजह से जितना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हमारी लेक्स का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जितनी गैस, जितनी ऑक्सीजन उसके अंदर डिसॉल्व हुई पड़ी है वो सारी कम होती जा रही है ना। टेम्परेचर बढ़ने से डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर से बाहर निकलती जा रही है, तो ऑक्सीजन की अमाउंट वाटर के अंदर कम होती जा रही है। ठीक है जी, ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। अब देखो ध्यान से लास्ट फैक्टर पढ़ते हैं हम लोग, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ गैस। अरे पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, पता है ना। लाइक पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट के अंदर बहुत आराम से डिसॉल्व हो जाएगी। अमोनिया वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, अमोनिया पोलर है, वाटर भी पोलर है ना। ठीक है, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट के अंदर बहुत आराम से, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर बहुत आराम से डिसॉल्व होगा। ये तो पता आप लोगों को। एक फैक्टर और बताता हूँ, यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर की बात आती है कि दो गैसेस को अगर मैं एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, दो गैसेस को अगर मैं एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली मैंने, CO2 गैस और हीलियम ले ली। एक टेम्परेचर होता है जिसको बोला जाता है TC, 11वीं कक्षा में पढ़ा था, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है बच्चों, आप लोगों को बताया था क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, पता होगा क्या होता था क्रिटिकल टेम्परेचर? कुछ याद आया थोड़ा बहुत क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में? क्रिटिकल टेम्परेचर बच्चों CO2 का होता है आप लोगों का 304.2 केल्विन और इसका होता है 5.3 केल्विन। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उस गैस की सोल्युबिलिटी किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा होती है। दो गैसेस को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, CO2 को और हीलियम को अगर मैं किसी एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि CO2 उसके अंदर ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो गैस उतनी ही आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो गैस उतनी ही आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी।
और जो गैस जितना आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी वो उतनी ही ज्यादा सोल्यूबल होगी किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। तो किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी, जितना आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी उतनी ज्यादा इसकी सोलिबिलिटी होगी सॉल्वेंट में। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, आसानी से लिक्विफाई तो इसकी सोलिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ बच्चों, यहाँ क्या बोल सकता हूँ मैं, ग्रेटर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, ग्रेटर इज द critical temperature, greater will be the solubility of gas, greater will be the solubility of gas in any solvent. Greater is the critical temperature. क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसके नीचे गैस आराम से लिक्विफाई हो जाती है। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, इसको ऐसे याद रख लो बच्चों, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो गैस उतना ही आराम से लिक्विफाई हो जाएगी। जो जितना आराम से लिक्विफाई हो जाएगी वो उतना ही आसानी से क्या हो जाएगी? सोल्यूबल हो जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूँ CO2 आराम से सोल्यूबल होगी एज कंपेयर टू हीलियम इन एनी पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो मैं लिख सकता हूँ सो CO2 विल बी मोर सोल्यूबल इन एनी सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ वाटर ले रहा हूँ, इन एनी सॉल्वेंट एज कंपेयर टू ठीक है जी बच्चों, ये था नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस में एक और पॉइंट बना के लिख सकते हो आप, वो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट कर लेना साथ में। नेचर ऑफ गैस, ये तो सॉल्यूट के बारे में बात हो गई। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट जो मैंने बताया आप लोगों को, सॉल्वेंट अगर मैंने ले लिया तो पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगी और नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगी। ये था बच्चों ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। न्यूमेरिकल्स ट्राई करना, हेनरी लॉ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ इन न्यूमेरिकल्स। डाउट भेजोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर करता हूँ। कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था रिलेशन बताओ सर कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। तो वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।